अंडा गोश्त। ईश्वर सिंह यूं ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मजाफात एक अजीब पुरस्कार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथों पैरों वाली औरत थी। चौड़े चिकले कूले, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बलाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह को सर न्योड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ, जो कृपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जां थे, मगर उसके कद्दो कामत और खद्दो खाल से पता चलता था कि वो कलवंत को जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और हाथ जब इस तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत को और छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को निचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाए, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश घोंटों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर बन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रख कर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी, कलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे को कूले पर जोर से दप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही ये कड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दी और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे हो? शहर गए थे। ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लुटाया है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम न हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर तुम्हारी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लौट कर लाए थे। मेरी मेरी बफियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईशर सिंह, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज में जान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठा बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुवत के साथ बम बोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, गुट गुट पा जफियाँ, गुट गुट पा जफियाँ, तेरे निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मजामत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें इस रात क्या हो गया था? तुम्हें इस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ
का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ। बताऊं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ऐशत सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथों में घसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ऐशत सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवानी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ऐशत सिंह ने इसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत को कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ऐशत सैया, मेरे दर्द होता है। ऐशत सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई को होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। यशत सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरफ चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कम घुपाने लगा। यशत सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से बाजू पर चुटकी लेते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत को अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ऐशत सिंह। ऐशत सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया, होने दे आए जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म डाले शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले खिंचाया, कान की लोगों को काटा, उभरे हुए सीने को बबोड़ा, भरे हुए कोलों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से उधेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन इश्क से इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर ने उसके जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ऐशत सैया काफी पीट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही यशत सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर ही होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजर बअमल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो चिल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खोंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बिखरे हुए लहजे में कहा, ऐशत सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है और जिसने तुझको रिजोड़ डाला है। ऐशत सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चुड्डू? कौन है वो उल्फती? कौन है वो चोर पिता? ऐशत सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूलों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ऐशत सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। वाह गुरु जी की कसम, क्या इसकी तय में कोई औरत नहीं? ऐशत सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा। वाह गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? यशत सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और यशत सिंह पर वार कर दिया। आन के आन में लहू के फारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वैशी पिल्लियों की तरह यशत सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत की मोटी मोटी गालियां देती रही। यशत सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तजा की, जाने दे आप कलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कलवंत को पीछे हट गई। खून यशत सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने रजा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है? तुम्हारी माँ। लहू यशत सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा उसके बदन में जजरी सी दौड़ गई। और मैं बीनी ये 6 आदमी को कर चुका हूँ इस कृपान से।
कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी। यशवंत सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दो, गाली ना दे उस बड़वी को। कुलवंत चिल्लाई। मैं पूछती हूँ है कौन। यशवंत सिंह के गले में आवाज़ रिंध गई। बताता हूँ, ये कहकर उससे अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माँ या भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। इशरत सिंह, यहाँ तो मतलब की बात कर। इशरत सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला गला चिरा है माँ या मेरा। अब धीरे धीरे ये सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कड़ी अब भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सब किस तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने गाँव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात। ईश्वर सिंह ने मूछों पर जमते हुए लहू को फूंक कर के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने दावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़ा छोड़ा से। सन एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे कहाँ क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख ले देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हम्म। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था। हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थोक निगल कर अपना हलक तार किया और पूछा, फिर क्या हुआ। ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका। लेकिन लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ। ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर जिसकी तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।